जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। ये वो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है जिनके कार्यकाल में जब ये संसद में मौजूद थे तो धारा 370 राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, सीए की बात हुई, तब भी ये मौजूद थे। तो इनके कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ है और चर्चाएं शुरू होंगी। चर्चा में बहुत कुछ सवाल होंगे, जवाब इनकी तरफ से होंगे। कोरोना काल संकट की बात होगी और इससे शुरुआत करते हैं मंत्री जी। एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने थी, आपके सामने थी और केंद्र की मोदी सरकार के सामने थी। उस चुनौती से पार कैसे पाया गया, कैसे इस संकट से निकाला गया देश को, क्या क्या करना पड़ा और क्या क्या उस दौरान आपने सोचा, एक प्रशासनिक अधिकारी का अनुभव कैसे आपके काम आया। कभी आप आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, आपने प्रशासनिक काम किए, फिर आपने समाज सेवा के रूप में राजनीति को चुना और आज इस मंच पर कैसे हमारे दर्शकों को, यहाँ मौजूद लोगों को बताएंगे कि कैसे संकट से निकला जा सकता है, वो भी ऐसा संकट जिसके बारे में पूरी दुनिया ने ये सोचा था। थैंक यू कमल कौशिक जी। पहले तो आपका स्वागत है। खबरें अभी तक जो चैनल है जिसका आज सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा रखा आपने, सर्वे भवन्तु सुखिना, और उसी से जुड़ा हुआ जो कोरोना कालखंड का जो कालखंड था उसमें हम सब एक दूसरे के नजदीक आए। 2-3 विषय बताऊंगा मैं जिसके आपको लगेगा कि इस पीरियड में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश को इस तरह से नेतृत्व दिया कि हर सेक्टर में परेशानियां थी, चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को भी अवसर में बदलने का काम मोदी जी ने करने का कोशिश की। हम चूंकि मंत्रिपरिषद में हिस्सा रहे तो कुछ चीज़ें आप जानना चाहते होंगे, कुछ हम भी बताना चाहते हैं। वैसे देश और दुनिया ने देखा भी है। देखिए, 100 साल पहले स्पेनिश वायरस के नाम से एक ऐसा ही संकट आया था और उस संकट में कितने लोग मरे, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़ मरे, कुछ लोग कहते हैं 1.5 करोड़ मरे, कुछ लोग कहते हैं 5 करोड़ मरे। ये 1920 है। उस संकट के समय इतने लोग मरे, ऐसा ही आंकड़े आप साइट पे जाएंगे तो देख लेंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। लेकिन दवाई के अभाव में भी मरे और भूख से भी मरे। तो यहां 2 बड़ी चुनौती थी कौशिक साहब। इसलिए आपने देखा होगा इसी कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो हमारे पास सरप्लस अन्न था वो हमने फ्री में जनता तक पहुंचाने का काम किया और एक सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाने का काम किया। जो हमारे प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के खाते थे उसमें हमने डीबीटी को बहुत तेजी से लागू किया, जिससे ऑफिस तो बंद थे लेकिन हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके खाते में पेंशन का पैसा डाल रहे थे, लाभार्थी के खाते में। ये बहुत बड़ा कदम था जी हमारी सरकार का। अदरवाइज दफ्तर बंद और पेंशन कैसे मिले? दफ्तर बंद, उसको लाभार्थी को अपना हिस्सा कैसे मिले? तो हमने डीबीटी के काम को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काम को आगे बढ़ाया। उसका भी फायदा तब हमें मिला कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जब ये योजना आई होगी तब किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि ग्राम पंचायतें इंपावर्ड होगी और आने वाले समय में यही ग्राम पंचायतों में जो एक ऐसा सेंटर बन जाएगा तो गांवों की सेवा करेगा। ये कोरोना कालखंड में इसका बहुत लाभ हुआ। तो ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत से काम गिनाए जा सकते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग का विषय हो, नेतृत्व देने का विषय हो, समय समय पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आकर के राष्ट्र के नाम संदेश देने का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान का विषय हो, कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं। जिस सेक्टर में आपने मेरे बारे में कहा कि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, मैं आपको इस कोरोना कालखंड का, पहले का कालखंड का विषय बताता हूं। हमें 4-5 स्टेट दे दिए थे, मंत्रियों को स्टेट बांटे थे। मेरे को स्टेट दे दिए थे जिसमें तमिलनाडु का कुछ हिस्सा था और पांडिचेरी का हिस्सा था।
तो हमें डेली वहां के कलेक्टर से बात करनी पड़ती थी, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर एरिया, दवाई है क्या, किट है क्या, पीपी किट है क्या, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ क्या, नहीं हुआ तो कहां दिक्कत है, मरीज कितने हैं, पेशेंट कितने, दिक्कत कैसे। और ये अवेयरनेस आप कल्पना नहीं करेंगे कि हर मंत्री ने किया होगा काम, लेकिन मेरे पास 10 जिले थे उस दौरान भी, जिसमें जब मैं बात करता था सबसे और उनको मैं पूछता था। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काम करने का एक तरीका, हम घर पे थे लेकिन हमें काम में लगा है। प्लानिंग प्रोसेस शुरू हुआ कि भाई ई एजुकेशन इज ए न्यू सब्जेक्ट, तो ई एजुकेशन पे काम कैसे होगा आने वाले समय में, तो कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी, और हम घरों में वीसी के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग करते थे कि ई एजुकेशन में बहुत से लोग ऐसा बोलते थे, साहब आई कांटेक्ट नहीं होगा तो लड़का पढ़ेगा नहीं, गुरु के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। कुछ कहते थे कि नहीं नहीं हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, तो फिर हम एक जगह हम देखने भी गए तो हमें पता चला, भी पूछा भी ये बच्चा आपका जो पढ़ रहा है ये कहां पढ़ रहा है, साहब इस कमरे में पढ़ रहा है। तो हमने वो गेट खोल करके देखा लड़के का, हाँ मैंने, उसकी मम्मी साथ ही थी, तो वो यूं लेटा हुआ पढ़ रहा था और हाथ में उसके वो मोबाइल था। तो मुझे लगा कि जब तक आदमी अटेंटिव नहीं हो तब तक वैसा नहीं पढ़ सकता। तो ई एजुकेशन उस समय की जरूरी भी थी, जरूरत भी थी, और ई एजुकेशन में उस समय कमियां निकाल दी जी हमने। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, और हमने कहा घर वालों को कि बच्चा ई एजुकेशन ले रहा कि नहीं ले रहा, तो आप देखो गेट खोल करके। तो ये इसी वजह से ई एजुकेशन के माध्यम से भी हम आगे बढ़े। उसके बाद हमारा विषय ई गवर्नेंस, कि हमें तो गवर्नेंस ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करनी पड़ेगी। तो कितनी ई गवर्नेंस के माध्यम से हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो काम किया, जनता तक हम पहुंचे, जनता तक लाभ पहुंचा, गवर्नमेंट ने जो योजनाएं घोषित की उनका लाभ पहुंचा। मशीनरी अगर छुट्टी पे थी या मशीनरी अगर काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो सब लॉकडाउन में थे, तो भी लाभ पहुंचाने का काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है और जो दूरदृष्टि है वो अपने आप में कमाल की है। सर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है, आपने गरीब तबके के जो लोग हैं उनका ख्याल रखा, उनका ध्यान रखा, आपने स्कीम भी बता दी कि कैसे आपने उन तक मदद पहुंचाई है। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे जिनके पास रोजगार था, ये सच्चाई है कि उस दौरान रोजगार की मार भी पड़ी, बेरोजगारी बढ़ गई थी। उनके बारे में उस दौरान क्या सोचा गया और अब भी आपका विजन क्या है, ताकि इस तरह की चुनौती भगवान ना करे कभी आए, लेकिन आए भी तो उनका भी ख्याल कैसे रखा जाए। एक तरफ महंगाई को कम करना बड़ी चुनौती है, विपक्ष के वार है, और दूसरी ओर लोगों का ध्यान रखना है, मिडिल क्लास फैमिली का भी ख्याल रखना है। देखिए, यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ था तब तक महंगाई की इतनी चर्चाएं ये नहीं करते थे, मुझे ध्यान है। मैं तो लोकसभा में हम हर सत्र को देखते हैं। अभी यूक्रेन के बाद वाला जो सत्र था उसमें आपने देखा होगा कि भी सरकार महंगाई की चर्चा से भाग गई। हमारा 8 तारीख तक का सेशन था और अपोजिशन की साइड से ही रिक्वेस्ट आई कि 7 तारीख को समाप्त कर दिया जाए। हम तो 8 को भी कर सकते थे, रिक्वेस्ट थी उनके यहाँ राज्यसभा में चेयरमैन के, तो हमने उसको 7 को किया। और आपने देखा होगा महंगाई पे चर्चा नहीं हो, महंगाई पे चर्चा नहीं। हमने देखिए बजट सेशन था कौशिक साहब, बजट पेश हुआ, उसके बाद रिप्लाई हुई, इससे पहले चर्चा हुई। तो बजट में जो चर्चा हुई उसमें 40% चर्चा तो महंगाई की हुई, उसका जवाब भी दिया वित्त मंत्री ने। उसके बाद हमारे 5 या 6 डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा लोकसभा में हुई, उनमें भी महंगाई आ गई। कोई महकमा लिया हमने, उसमें विपक्ष ने तो महंगाई पे ही चर्चा की, तो हम कहां भागे जी। और हर जगह हमने जवाब दिया कि कोविड कालखंड में जो व्यवस्थाएं बनानी थी इस देश को वो बनाई। पहले तो मेडिकल सेक्टर को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, और हमने कई बार कहा और देशों को देख लीजिए ना किस तरह का उन्होंने प्रबंधन किया। हमारा प्रबंधन बेहतर नहीं होता तो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी की तारीफ क्यों करते थे।
हर तरह से प्रबंधन बेहतर किया। और मैंने कहा कि जैसे आपने मिडिल क्लास का विषय उठाया, आप देखिए इमरजेंसी लेंडिंग, बैंकों को कहा गया कि आप उसको टेलीफोन करके लोन देंगे, वो आपके पास लोन लेने नहीं आएगा अभी समय कोविड काल में। तो बैंकों ने टेलीफोन करके कि आपका इतना लोन एलिजिबल हो रहा है, एक इमरजेंसी लेंडिंग प्रोविजन आया है उसके तहत, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिसका जिक्र आता है, जिसमें हम उसको किसको ही दे रहे थे, एमएसएमई सेक्टर को ही दे रहे थे। पहली बार देश में जो बिजनेस करने वाला आदमी है उसको एमएसएमई सेक्टर में डाला हमने, कोई शॉपकीपर है उसको भी हमने एमएसएमई सेक्टर में डाला, इंटरेस्ट की रिबेट दिलवाई और उसकी जो इमरजेंसी लैंडिंग है उसका फायदा दिलाया। आपका रेडी वाले के लिए बहुत हमारी लोकसभा में विषय आया, ये स्वनिधि स्कीम क्या है। स्वनिधि स्कीम के माध्यम से पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, 10,000 का लोन इनको दीजिए पहली किस्त में, जब ढंग से चुका दे फल वाला तो उसको 20,000 का दीजिए। अभी हमने उसको 50,000 का भी कर दिया। तो स्वनिधि स्कीम के माध्यम से रेडी वाले को भी, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी का भी हमने कहा भी एटीएम का भी यूज करे। आपने देखा होगा आपके गुरुग्राम में भी कर रहे हैं कई लोग। जी। तो ये सब योजनाएं इसी तरह की आगे चली है, जिससे संकट काल था, माना कि संकट काल तो बड़ा था, चुनौती बड़ी थी, लेकिन इस चुनौती में भी देश मोदी जी के साथ खड़ा था जी। लेकिन मेघवाल जी, क्या वाकई में धरातल पर ये तमाम चीजें, योजनाएं उतरती है समय से? जागरूकता की कहीं कमी तो नहीं है आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सही तरीके से धरातल पर उतर रही योजनाएं और लोग जागरूक भी हैं? यानी आदमी को संतोषित तो कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अगर कोई कमी है स्वनिधि में, सपोज करो रेडी वाला है, उसको कहीं से हटाते हैं, प्रॉपर जगह नहीं है, तो ये एक चुनौती है, तो उसमें थोड़ा डिले होता है। लेकिन योजना तो आई ना, उससे पहले तो ये भी नहीं था कि वो हटा देगा तो करेगा क्या, लोन कौन देगा, उसको गारंटी कौन देगा, बैंक कौन सा है, ये सब चीजें तो तय हुई है ना, हमारे इसी कालखंड में तय हुई है। तो हर सेक्टर को हमने छुआ है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच के तहत पूरी गवर्नमेंट काम कर रही है, पूरी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया, राज्य सरकारों को भी ऑन बोर्ड लिया मोदी जी ने। कितनी मीटिंगें की होगी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ। पीएम मोदी के बारे में जानना चाहूंगा, आपने बार बार जिक्र किया है क्योंकि आप बहुत नजदीकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, संसदीय कार्य मंत्री, आपसे बहुत वार्ता उनकी होती होगी, कई बार तो ऐसा भी होता होगा हर 2 दिन में 1 दिन में भी बातचीत होती होगी। जब आम लोगों के बारे में बात होती है सर, हर देश के नागरिक के बारे में बात होती है, तो उनकी सोच, उनका विचार, उनकी योजनाएं, उनका विजन क्या होता है सर, इस मंच से अगर बता सकें। अब तो अनटोल्ड स्टोरी में आ ही रहा है ना, आपने आपके यहाँ भी आ रहा होगा, आप भी बता दीजिए। अनटोल्ड स्टोरी में आ ही रहा है। मैं तो एक, मेरी अनटोल्ड स्टोरी भी आई होगी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, नहीं, इसमें प्रधानमंत्री जी को लेकर के एक अनटोल्ड स्टोरी जा रही है ना, आपके कई मीडिया चला भी रहे हैं। बिल्कुल और शायद है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोदी स्टोरी। हाँ, उसका नाम अनटोल्ड रखा, शीर्षक का क्या रखा, मोदी स्टोरी। अब उसका मेरा भी एक संस्मरण है। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सर, अगर आप जिक्र करना चाहें उसके बारे में प्लीज। देखिए, हमारे राज्यसभा में हरिवंश जी का चुनाव था, उपसभापति का जी। वो जनता दल यू से आते हैं जी। चुनाव करना था, मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं प्रधानमंत्री जी को लेकर के राज्यसभा में जाऊंगा जब चुनाव पूरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे उनका चुनाव होता है और उनको चेयर पे बैठाने का और फिर तुरंत बोलने का काम प्रधानमंत्री जी का होता है। बिल्कुल। तो वो मोदी स्टोरी में आपने देखा होगा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मोदी जी के वक्तव्य के बारे में। आपने चूंकि पूछा इसलिए बता रहा हूं। जी। मैं गया, मैंने कहा सर अपने को चलना है। बोला चुनाव की प्रक्रिया, मैंने कहा चल रही है लेकिन अपन जब तक पहुंचेंगे तब तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे हम राज्यसभा की गैलरी में पहुंचते हैं तो मैंने पूछा भी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई? बोला नहीं हुई नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। तो अजीब सा वातावरण हो गया। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसा करते हैं अपन यहीं बैठते हैं। अब वो गैलरी है, गैलरी में प्रधानमंत्री जी बैठ गए थे। हाँ, गैलरी है जी। गैलरी में मुझे नहीं लगता कि और प्रधानमंत्री बैठे होंगे, मैं नहीं कहता, मैं क्लेम तो नहीं करता, लेकिन मेरे साथ मोदी जी बैठे, उन्होंने कहा हम गैलरी में बैठेंगे। तो जैसे ऐसे कुर्सियां 2 लगी हुई थी, हम बैठ गए। इतने में एक मार्शल आया,
कि सर आप तो प्रधानमंत्री हो, आप अंदर जा सकते हो। तो प्रधानमंत्री उसको प्रश्न करते हैं, उससे आपको लगता है कि किस सोच के आदमी है। वो प्रश्न करते हैं उनसे कि आप तो राज्यसभा सचिवालय का आदमी हो। हाँ, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, मैं प्रधानमंत्री के नाते आपसे बात नहीं कर रहा हूं। क्या लोकसभा का मेंबर चुनाव की प्रक्रिया में राज्यसभा में भाग ले सकता है? बोला नहीं ले सकता। तो फिर मैं क्यों जाऊं? तो नहीं सर आप प्रधानमंत्री के नाते बैठ सकते हो। बोला मैं ऐसा अपवाद क्यों बनूं? और वो नहीं गए। मुझे ऐसा ध्यान है, जो मुझे मेरी मेमोरी जहां तक है उसमें आया भी है, टीवी पे कई चैनलों ने इसको दिखाया भी, अलग अलग दिखा रहे हैं। मेरा भी ये दिखाया जी। 25 मिनट 30 मिनट बैठे होंगे जी वहां, आधा घंटा पूरा। हाँ, कई लोग आए गए, प्रधानमंत्री जी यार मोदी जी यहाँ बैठे। चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चल गई। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई और डिक्लेयर किया वेंकैया जी ने कि भी हरिवंश जी उपसभापति राज्यसभा चुन लिए गए हैं, उसके बाद अंदर गए। तो ये क्या दिखाता जी? ये विनम्रता दिखा रही है, संसदीय परंपराओं का सम्मान करना इसमें दिखा रहा है। नहीं दिख रहा है आपको? आधी घंटा बैठना कोई छोटी बात थोड़ी है। तो मोदी जी का व्यक्तित्व थोड़ा विशाल है। तो बीजेपी की जो बाकी सांसद है उनको भी मोदी क्लास मिलती है, इस तरह के जो वाक्य आप सुना रहे हैं उनको सीख मिलती है? वो विषय ऐसा होगा, भारतीय जनता पार्टी की हमारी संसदीय दल की बैठक होती है हर मंगलवार को। अब वहां प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शन ही है जी। हमें क्षेत्र में कैसे काम करना है, संसद में कैसे काम करना है, वो हमारे लिए मार्गदर्शन नहीं है। और अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी ऊर्जा भर देते हैं, हमें जोश भी भर देते हैं। क्या कहते हैं उस दौरान? बहुत सी चीजें कहते हैं, बहुत सी चीजें आपने छापी भी है, बहुत सी चीजें कहते हैं। फिर भी बीजेपी की जो सांसद है उनको धरातल पर जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैंने सवाल भी किया कि उनका विजन क्या है एक आम नागरिक को लेकर, कि वो दुखी है, कोई रेहड़ी फड़ी वाला है, विशेष सेवा। हाँ, जैसे सबनिधि स्कीम है, तो सांसद को उसमें जुड़ना चाहिए। सबनिधि स्कीम में कितने रेडी वाले हैं, बैंकों के साथ वो बैठक करें। जैसे अब एक काम बहुत अच्छा काम दिया है कि सांसद खेल कूद प्रतियोगिता कराए। तो जितने क्षेत्र में जो खेल संघों से जुड़े हुए एसोसिएशन है वो सांसद के साथ जुड़ जाएंगे, उनके परिवार जुड़ जाएंगे, उनको इनाम आप देंगे तो खिलाड़ी जुड़ जाएंगे, तो आपका तो कैनवास बड़ा हो जाएगा ना। अभी एक स्पर्धा दी हुई है, स्वस्थ बाल स्पर्धा। स्वस्थ बाल स्पर्धा क्या है? जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उन बच्चों का कंपटीशन कराओ। और जो स्वस्थ बच्चा एकदम हैंडसम भी है, बढ़िया लगता है, लड़की है तो बहुत अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल है, छोटी 2-3 साल जी, और उनको इनाम दो, तो उनको माँ बाप को अच्छा लगता है, मेरा बच्चा फर्स्ट आया सुंदरता में, अच्छा लगता है, तो आप जुड़ गए जनता से। तो ऐसे कई काम देते रहते हैं हमें। देश के जो मौजूदा मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं सर, उन पर भी हम बातचीत अब करना चाहेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष आपके सामने बौना दिखाई देता है। आंकड़ों की बात करें, संसद की मैं बात कर रहा हूं, और कई राज्यों में आप देख रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं विपक्ष अब भी उठाता है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। आपने जैसे कि जिक्र किया कि खुद विपक्ष भागता है महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए। नहीं, बात करता है। कौन सा बजट के कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसमें बात नहीं करी? अवसर मिलता है उसको, लेकिन कहता है कि एक दिन पहले हाउस को एडजॉर्न कर दो, और जब एडजॉर्न हो जाता है तब कहता है कि सरकार भाग गई। तो ऐसा जो डबल स्टैंडर्ड वाला विपक्ष है ना, उससे दिक्कत है। चलो आगे प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न ये था सर कि महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की बात जब होती है आपका तो विपक्ष का ही मुद्दा था जी। त्राही लोग करते हैं, ये विपक्ष कहता है। इस पूरे मामले को लेकर जनता को राहत देने की बात होती है, तो कहता हूं आपके कि राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करें और वो वैट घटाएंगे तो राहत मिलेगी। क्या एक्साइज ड्यूटी नहीं घट सकती? मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी आपसे, इस मुद्दे पे जो विपक्ष का मुद्दा आपने उठाया, इसमें संविधान सभा में भी जब चर्चा हो रही थी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी फेमस कोट है कि विपक्ष की आवश्यकता संसदीय लोकतंत्र में रहती है और इंपॉर्टेंट भूमिका में रहना चाहिए। समस्या क्या हुई यहां कि अब जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री की आलोचना करे, समझ में आता है। हम केंद्रीय मंत्री हैं, कोई सही काम नहीं कर रहे हैं, हमारी गलतियां निकाले, समझ में आता है। कोई और एमपी है, उसकी वो आलोचना करे, समझ में आता है। लेकिन वो हमारी आलोचना करता करता विपक्ष के लोग जो अभी मुखिया हैं,
वो हमारी आलोचना करते करते, प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगे, गलत दिशा में चले गए। आप बस किसकी ये है। बात कर रहे हैं सर? देश की आलोचना करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। विपक्ष के किस नेता की बात कर रहे हैं? अब नेता आप समझ जाओ। नहीं, बता दीजिए आप सर। नहीं आप समझ थोड़ा जाओ, सा- ये समझ गए, देखो जनता तो समझ गई। नहीं, आप अगर बता दें तो नहीं ज्यादा जनता तो समझ गई, ताली बजा रहे हैं, जोरदार ताली बजा रहे हैं। हाँ, आप प्रधानमंत्री के अगर अच्छा नहीं कोई पॉलिसी आलोचना करो, समझ में आता है। देश की क्यों आलोचना करते हो भाई? अटल जी ने तो कभी ऐसा नहीं किया ना। इसलिए तो अटल जी को एक बार नरसिंहा राव जी ने जब एक यूएनओ में एक कश्मीर के विषय पे एक प्रतिनिधिमंडल भेजना था, तो अटल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वहां भेजा तो पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए कि ये सरकार का आदमी है का विपक्ष का, ये यहां कैसे आ गए। और उन्होंने सरकार की बात की, विदेश में जाकर के उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार की बात की, सरकार कश्मीर के बारे में क्या सोचती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए भी वो जो प्रतिनिधिमंडल गया था, संसदीय प्रतिनिधिमंडल यूएनओ में, उसकी अध्यक्षता अटल जी ने की थी। तो इतना बड़ा कद रखना चाहिए ना विपक्ष के नेता को। तो विपक्ष को आप सीख दे रहे हैं, कोई विपक्ष को नसीहत दे रहे मैं हैं? दे रहा हूं ना। क्या सही दिशा में विपक्ष नहीं जा रहा? हाँ क्या अपनी बिल्कुल, भूमिका नहीं निभा मैं रहा? उनको कह रहा हूं कि विपक्ष सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करे, समझ में आता है, वो विपक्ष का काम है। लेकिन वो सरकार के जो मुखिया है उनकी आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही पड़ेगी उनको। लेकिन आजकल देश की बहुत आलोचना करते हैं, इसलिए विपक्ष कमजोर हुआ। वो अपने कारण ही कमजोर हुआ है, क्योंकि वो जनता देश की आलोचना सुनना नहीं चाहती ना। लोगों के बीच रहने का आपको बहुत बड़ा अनुभव है। आप लगातार सांसद बने हैं और बनते गए हैं बीकानेर से। और मैं लोगों के बीच के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, भाईचारे की बात करना चाहता हूँ सर इस मंच से, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहने चाहिए, उसमें देश का कोई भी नागरिक हो, किसी भी जाति धर्म से हो। इस समय देश के माहौल में कुछ घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं जिनकी चर्चा हर किसी की जुबान पर रहती है। पटियाला का जिक्र कर लिया जाए, दिल्ली के जहांगीरपुरी का जिक्र कर लिया जाए, और राजस्थान के बारे में भी आपने सुना होगा। उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रीएम्बल डाली ना, प्रस्तावना, उसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से डाली और बहुत स्ट्रेस देकर के कहा कि शासन में ये चीजें महत्वपूर्ण रहनी चाहिए, देश के नागरिकों के लिए भी कहा। पहला लिबर्टी, दूसरा इक्वलिटी, तीसरा फ्रेटर्निटी। ये भाईचारे का ही मामला है। फ्रेटर्निटी हुआ कहां गड़बड़? जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया जी वहां तो मैं जाके भी आया हूं, करौली में। जी बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कौशिक साहब कि विक्रम संवत ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण एक अवसर है। क्या हम भारतीय विक्रम संवत को नहीं मना सकते? 2079 वर्ष पहले विक्रमादित्य के समय कहा कि ये हमारा नव वर्ष होगा, ये हमारा कैलेंडर होगा। और वो कैलेंडर कितना अब देखिए प्रामाणिक है कि जो उस कैलेंडर में लिखा हुआ है उसी के अनुसार सूर्य ग्रहण हो रहा है, उसी के अनुसार चंद्र ग्रहण हो रहा है। कितना कैलकुलेशन किया होगा खगोल शास्त्र का उस समय उन्होंने, तिथियां उसी के अनुसार चल रही है। इतना महत्वपूर्ण विक्रम संवत, भारतीय नववर्ष, भारतीय नववर्ष भारत में नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे साहब? ये जो घटनाएं हो रही है, ये भारतीय नववर्ष को जो उत्सव के रूप में मनाने वाले लोग हैं उनके बीच में अवरोध पैदा करने से हो रही है। इसके कारण हुआ है। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव में वन वे नहीं चलती है चीज, बोथ वे चलती है। आपने नाम ही ले रहे हैं, चलो आप विशेष वर्ग की बात कर रहे हो, उनके ताजिए नहीं निकलते हैं ना। तो हम तो कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहे। वो क्या नारे लगाते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते ना। तो अगर भारतीय नववर्ष मनाते समय कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो कहते हैं ये सांप्रदायिक है। राम सांप्रदायिक है? किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो देश को? मैं एक, आपने छेड़ ही दिया विषय, तो मैं एक कबीरपंथियों के सम्मेलन में चला गया। तो वहां एक वामपंथी विचारों से ओतप्रोत एक कवि मिल गया और मुझे कहने लगा ये दिशा गलत है। वो कहने लगा कि आप कबीर को राम से मत जोड़िए,
मैंने कहा क्यों? कि कबीर ने कभी राम के बारे में नहीं कहा। मैंने कहा या तो आपको जानकारी नहीं है या आप क्या बोल रहे हो। निर्गुण भक्ति के वो बड़े उपासक थे, माना, लेकिन राम के बारे में तो बहुत बोला है। तो उन्होंने कहा बोला है तो बताओ। तो मैंने उनका ही कबीर का दोहा ही कह दिया वहीं पे, मुझे याद था इसलिए। एक राम दशरथ का बेटा, मैंने उनको ही कहा। मैंने कहा सुन लो, ये कबीर कह रहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। कैसे कहते हो भाई, राम को कबीर ने कहा नहीं, ऐसे क्यों बोलते हो? गलत दिशा में क्यों ले जाते हो? हाँ, निर्गुण भक्ति में राम, निराकार राम की बात करता होगा, आगे चल करके एक साधना के शिखर पे ऐसे पहुंच जाता है तब करता होगा। लेकिन देश को सही दिशा देने का काम नेतृत्व का होता है, जो हम दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, हम भी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं जहां जहां भी मौका मिलता है, आज भी मौका मिला तो कोशिश हमने यही करा कि देश को सही दिशा दी जाए, ताकि भावी जनरेशन जान सके भारतीय नववर्ष है क्या। अरे भाई, भारतीय नववर्ष तो मनाना चाहिए, और किसी का मनाओ ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन भारतीय नववर्ष तो मनाना चाहिए। ये जो घटनाएं घटी है, भारतीय नववर्ष मनाने वाले लोगों के लिए उन्होंने अवरोध पैदा किया, इसलिए घटी, और कोई विषय नहीं था। आगे ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए? इसीलिए प्रयास चल रहे हैं, शांति समितियों की बैठक हो रही है। आपने अभी देखा होगा कि दोनों समुदायों को समझाइश करके कहा गया है कि वे बच्चे पढ़ रहे हैं, लाउड स्पीकर कहीं भी हो और ज्यादा आवाज करता है तो पढ़ाई में खनन है, और कई देशों में नहीं होता है, तो यहाँ क्यों भाई? ये सब चीज चल रही, उसी दिशा में चल रही है। अब मैं कुछ सकारात्मक सवाल भी पूछ लेता हूँ। देश के मौजूदा मुद्दे थे, इसलिए आपसे जवाब लेना जरूरी था। आपके संस्कृति मंत्रालय को लेकर आप क्या कहेंगे? ये अभी जो सवाल था ना, वो संस्कृति मंत्रालय का ही था। ये सवाल एकदम संस्कृति मंत्रालय का ही था। देखिए, संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव अभी मना रहा है। हम नोडल एजेंसी हैं, संस्कृति मंत्रालय, और पूरे देश में हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी हमारे कॉरपोरेशन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, राज्य सरकारें हैं, सबको हमने कहा आप आजादी के अमृत महोत्सव को मनाइए। 75 साल, प्रधानमंत्री जी का साफ साफ संदेश है, 75 साल तक ये देश कैसे चला, कहां तक पहुंचा, इसका विश्लेषण करिए। और प्रधानमंत्री जी ने आगे वाले कालखंड को, 2047 तक के कालखंड को अमृत कालखंड का नाम दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस अमृत कालखंड में हम 2047 तक देश को कहां ले जाना चाहते हैं, इसके लिए रोड मैप तैयार करिए। तो जो भी ऐसी सभाओं में या ऐसे हमारे जो टीवी डिस्कशन होते हैं, मीडिया डिस्कशन होते हैं, उसमें जो सुझाव आते हैं हम उनको संकलित करते हैं, और संकलित करके एक ऐसा रोड मैप बनाना चाहते हैं जिससे 2047 में भारत विश्व का महानतम देश बने। ये हमारी सोच है। इसके अलावा एक बड़ा विजन है आपका, आपकी सरकार का, और आप देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं जरूर सर। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल ज्यादातर लोगों को पता होगा कि आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं, साइकिल यात्रा आपकी बहुत सुर्खियों में रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? आज पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, इसको और सुंदर बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो अगली पीढ़ी है हमको याद तो कर सके कि हमने कुछ किया उनके लिए। देखिए, कार्बन एमिशन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी कभी कभी आप मीडिया में खबरें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि 22 अप्रैल सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा 12 सालों में। बिल्कुल सुनते हैं। गर्मी भी बढ़ी, ऐसा भी मान रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का विषय हो, हम धुआं रहित वातावरण हमारी भावी पीढ़ी को दे सकें, इसके लिए मैंने साइकिल चलाना शुरू किया। आई स्टार्टेड, मतलब एमपी में शायद पहला ही होऊंगा जब मैंने शुरू किया और परमिशन ली कि साइकिल से मैं संसद आना चाहता हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने कहा हम चेक नहीं कर सकते, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हमने मीरा कुमार के समय भी प्रयास किया, लेकिन नहीं मिली परमिशन। फिर सुमित्रा ताई के समय में परमिशन मिली। तो हम लगातार 2 साल विदाउट फेल घर से संसद, संसद से घर, साइकिल से ही गए। तो ये एक संदेश देने के लिए कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें कोई न कोई शो मोटो प्रयास करना चाहिए। एक संदेश में और पर्यावरण को लेकर के देता हूं कि मैंने एक कार्यक्रम देखा,
वेस्टर्न वर्ल्ड से प्रभावित होकर के कि अर्थ डे पे हम जो पर्यावरण प्रेमी हैं या नई जनरेशन के लोग हैं वो अर्थ डे पे 1 आवर इज ए 0 आवर करके प्रोग्राम करते हैं। मैंने देखा है उसको, जंतर मंतर में भी देखा है और मेरे क्षेत्र में भी देखा है जी। लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं, बोले आज अर्थ डे है तो हम घर की लाइट नहीं जलाएंगे और मोमबत्ती जला करके हम प्रार्थना करेंगे कि कार्बन एमिशन कम हो, और हम एक प्रेरणा दे रहे हैं। मैंने वहां भी कहा, मैंने फिर उसी से एक प्रोग्राम हाथ में लिया, वो है एक रात चांद के साथ। हमने उनको कहा भी आप तो साल में 1 घंटे 1 आवर इज ए 0 आवर, इट्स ए वेस्टर्न कंसेप्ट। भारतीय संस्कृति का कंसेप्ट क्या है? एक रात चांद के साथ। आप एक रात चांद के साथ रहेंगे तो चंद्रमा की शीतलता का भी पता चल देगा, आपके अंदर कोई डिप्रेशन की बीमारी है वो भी दूर होगी, घर की लाइटें नहीं जलाएंगे कार्बन एमिशन को भी कम करेंगे, और चंद्रमा के गीत भी गा सकते हैं, चंद्रमा के भजन भी गा सकते हैं, और एक चंद्रमा के साथ एक रात गुजारिए। तो चंद्रमा की शीतलता जो आपके शरीर पे प्रभाव डालेगी, वो जो अभी आपने शब्द यूज किया वो सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो हमारा एक कार्यक्रम है एक रात चांद के साथ, वो भी हम हर पूर्णिमा को करते हैं। सर माफ कीजिएगा, विपक्ष का एक सवाल आपके साथ कभी कर सकते हैं ढींगरा जी। विपक्ष का एक सवाल मन में आ गया इसी बात से। आप कह रहे हैं कि चांद के साथ एक रात गुजारे, चांद को देखे, चांद के गीत गाए। विपक्ष कह रहा है कि आजकल तो लाइट ही नहीं है, सारी रातें चांद के साथ जाती हैं, बिजली संकट की बात होती है। नहीं, बिजली संकट का विषय देखिए, जहां सरकारों ने अच्छा काम किया है, ये जो जहां अव्यवस्था फैली है ना, वहां जिन्होंने काम नहीं किया वहां फैली है, और आरोप लगा रहे हैं कोयला नहीं है। आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे गर्मी आई तो कंटीजेंसी प्लान पानी का बनता है कि नहीं बनता, ऐसा बिजली का भी बनता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह संकट है, ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह तो इसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। हीट ज्यादा बढ़ने से बिजली की खपत बढ़ी है, इट्स ए टेम्परेरी फेज, लेकिन कोई ऐसा संकट नहीं है। संकट नहीं है, क्योंकि विपक्ष क्या करता है, सरकार का कोई भी ऐसी चीज तुरंत उठाने की कोशिश, उठाओ समझ में आता है, लेकिन जहां विपक्ष कह रहा है उनकी सरकारों की स्थिति तो देख लो, तुलना करके देख लो। चलो जहां बीजेपी रूल शासन है और कांग्रेस रूल शासन है या और दल के रूल शासन है, वहां देख लीजिए तुलना करके बिजली की स्थिति कहां खराब है। मैनेजमेंट चाहिए जी। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी डेली मॉनिटरिंग करते हैं इस चीज की, इसे कोई संकट नहीं आने देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम एक मॉडल केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली दूसरों को सीख दे सकता है, अगर किसी को सीख लेनी है तो हमसे ले ले। नहीं, वो क्या कहते हैं, वो पहले उन्होंने जब वो आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अब वो क्या सिक्योरिटी ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं? पहले जब वो आए थे उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा। आजकल सरकारी बंगले में है या नहीं है भाई, क्या क्या है? तो वो जो क्या कहते हैं, हम उन पे ज्यादा, क्योंकि जब वो कथनी करने में फर्क आ गया ना, इसलिए ज्यादा उन पे विश्वास करने का विषय नहीं रहता। इस इंटरव्यू के इस साक्षात्कार के अंतिम दौर में हमें, आप में बहुत टैलेंट है सर। आप प्रशासनिक अधिकारी जैसे कि सभी जानते हैं, आपने बहुत अच्छी भूमिका उस दौरान निभाई। वो पारी आपकी थी, राजनीतिक पारी बखूबी निभा रहे हैं, लोग पसंद करें तभी तो सांसद बना रहे हैं और आप मंत्री भी हैं। लेकिन साथ ही आप में एक प्रतिभा भी है। क्या वो लेखनी की प्रतिभा है? क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च तो करके आया हूँ सर, किताब भी लिखी है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो तो मेरी पत्नी पे लिखी हुई किताब है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। पत्नी पर किताब लिखना, उसको भी यहाँ सुनाना है क्या मनचंदा जी? प्लीज सर प्लीज। हाँ वो क्या लेबर का विषय है क्या? नहीं, ऐसा विषय नहीं था जी। विषय ये था कि एक बार मैं IIM अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग में गया था जी। IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती रहती है, तो वो 3 दिन तो हमारी एक अलग थी। लक बड़ा, लेबर बड़ी, दोनों का कॉम्बिनेशन सफलता में होता है। आप कलेक्टर बने हो तो सफलता का क्या राज है, वो तो एक अलग विषय था। चलो वो कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन 3 दिन एक टॉपिक दिया था और हमारे पढ़ाने वाले कोई जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने 3 घंटे में बैठा दिया ऐसे कागज लेकर के और पूरा पेपर दिया और कहा एक नाम लिखना है आपकी सफलता के पीछे, जिस व्यक्ति का भी आप हाथ समझते हो कि उसके कारण मैं सफल हुआ, तो आपको नाम लिखना है। एक तो किसी ने 10 मिनट में लिख के चले गए, 15 मिनट में, 2.5 घंटे तक तो लिख ही नहीं पाया। उसने कहा जी अब आधा घंटा ही बचा है। तो मैं सोचता ही रहा किसका लिखूं, क्योंकि विषय चलता रहा।
तो फिर मैंने एक ही नाम लिखना था, उसने कहा 15 मिनट ही बचे हैं, तो मैंने मेरे पत्नी का नाम लिखा, आगे समुद्र लिखा पत्नी। अब वो लिखा तो मैं लंच करने, वो 3 घंटे का तो पेपर ही था, उसके बाद लंच करने गए तो सब मुझे ये व्यंग्य करने लगे कि यार ये पत्नी से बहुत डरता होगा, ये पत्नी इसकी बहुत कोई खतरनाक होगी, ये तो इसने पत्नी का क्यों लिखा। हम 100 लोग थे ऑल ओवर इंडिया से जी। कल एक बैच बनाया था उन्होंने कलेक्टरों का, तो वो जो प्रोफेसर बोला यार अब ये आदमी तो हमारी चपेट में आ गया, तो मुझे ऐसे खड़ा कर देता था यहाँ, बताओ भाई पत्नी के लिए क्यों लिखा आपने, क्या कारण है, पत्नी का क्यों लिखा। आप पिताजी का भी लिख सकते थे, माताजी का भी लिख सकते थे, गुरुजी का भी लिख सकते थे। तो मैंने उनको कहानियां सुनाता था मेरी पत्नी ने क्या किया। तो उसने पूछा आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, मैंने कहा वो स्कूल कोई गई होगी, कोई 2-4 महीने स्कूल नहीं गई हुई है, लेकिन मेरे लिए काम बहुत किया। तो उन्होंने कहा फिर भी आपने पत्नी का लिखा, तो कहानियां सुनता गया। एक कहानी उसको बहुत अच्छी लगी, वो मैं यहाँ सुना देता हूँ, जिसके कारण आपको लगेगा कि मैंने सही निर्णय किया। कहानी क्या थी, मैंने कहा साहब मैं 15 साल की उम्र का था और मैं 11वीं में पढ़ता था। मुझे ध्यान नहीं था भाई फुटबॉल खेलने के लिए 2 रुपए फीस जमा करानी पड़ती है। मैं फुटबॉल खेलने लग गया, एक टीचर ऐसा आया, उसने कहा अभी 2 रुपए जमा तेरे नहीं है, कल नाम कट जाएगा, नहीं तो 2 रुपए ले आना। मैं घर गया, मैंने पैसा मांगा, पिताजी कहीं शादी में गए हुए, तो शादियां पहले 3-3 दिन से पहले आते ही नहीं थे, तो वो कहीं दूर थे, टेलीफोन होते नहीं थे। मैंने दादी को कहा, उसने कहा छोड़ दे स्कूल, क्या करना है, घर का काम करो, खेती का करो, नहीं तो बुनाई का काम होता है वो करो, ज्यादा पढ़ने वाले पागल भी हो जाते हैं। बोले क्या करना पढ़ करके, शादी मेरी हो ही गई थी, शादी मेरी हो ही गई थी। हाँ नहीं, उसके ऊपर भी 15 साल थी मेरी पत्नी की। अब किस कारण से मैं पत्नी का नाम लिखा वहां अब आगे सुनते जाइए, उस समय वो बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद मेरी पत्नी सुन रही थी, वो घूंघट में थी। उसने मुझे 7-8 बजे के आसपास पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या आज, पिछवाड़े जाकर के, ये ऐसे इशारा करके बोला, ऐसे बात नहीं करते थे ना उस समय, समस्याएं कई थी। तो मैंने कहा वो 2 रुपए जमा नहीं होंगे तो स्कूल में नाम कट जाएगा, ये प्रॉब्लम है, चलो हम आपको कल 2 रुपए हम दे देंगे। मैंने कहा आपके कैसे, कह नहीं वो मेरी माँ मुझे पीर से वापिस आती है, वो तो पैसे हैं मेरे पास, वो तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन आपको 2 रुपए हम दे देंगे। ठीक है, वो कोई बाजार गई, 3-4 किलोमीटर बाजार पड़ता था ये, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का काम करना उनको ट्रेडिशनली आता था, तो 7 रुपए उनके पास थे, तो 7 रुपए के वो माला लेके आए, मिनिया लेके आए मोती, और उन्होंने कोई अच्छा सा एक आइटम बनाया, इनको पता है सुनीता जी को भेंट किया हुआ है, अच्छा सा एक आइटम बनाया। वो आइटम दूसरे दिन 10 बजे, चिमनी थी हमारे यहाँ, लाइट नहीं थी जी, मैं तो सो गया था, और मेरी पत्नी मेरी पढ़ाई की फीस भरने के लिए कम से कम 4 बजे तक जागती है, और सुबह फिर आटा पीसने के लिए 6 बजे 5 बजे उठी होगी, घंटा 1.5 घंटा नींद ली होगी, और वो सामान बेच के आई, और मुझे कहा मैं 2 रुपए कमा लिया मैंने रात को, 7 रुपए मेरी माँ वाले भी मैंने सुरक्षित रख लिए, वो तो धरोहर है, वो तो दूंगी नहीं, ये 2 रुपए ले जाओ। तो वो 2 रुपए लेकर के मैं कम से कम पहुंचा हूं, तो पहुंचते वो नाम काट ही रहा था जी मेरा, 11 बजने में मैं पहुंचा ही था। मैंने कहा जी 2 रुपए आगे, तो बोला मैं लिख रहा था नाम तुम्हारे काटने में, तो आगे क्या आगे। तो मुझे बताओ वो 2 रुपए मेरे नहीं होते उस समय, तो मैं स्कूल ही छोड़ देता, और स्कूल छोड़ देता तो अर्जुन मेघवाल आज मंत्री होता है क्या। इसलिए मैंने पत्नी पे किताब लिखी, और वो तो है 98 का वाक्य। वो जर्मन प्रोफेसर मेरा हाथ पकड़े, जब ये कहानी बताई उसने कहा नाउ यू आर राइट। वो 3 दिन पढ़ाता राजी मैं मेरी कहानियां, पत्नी के बारे में बताओ, क्यों लिखा पत्नी के बारे में, जिन्होंने माँ लिखा, बाप लिखा, गुरु लिखा, उनको पूछ नहीं रहा था, मुझे खड़ा कर देता था, खड़ा हो जाओ पत्नी के बारे में बताओ। तो उसने मुझे कहा जाते हुए कि मिस्टर मेघवाल, अधिकतर लोग कभी कभी छिपे छिपाए बात करते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का योगदान है। 15-20% लोग इस संसार में दोस्तों में भी बात करते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का योगदान है, लिखता कोई नहीं है जी। कैन यू राइट, और हाथ उसने छोड़ा ही नहीं। तो मैंने 98 में वादा किया था मैंने लिखूंगा, तो 98 का वादा मैंने 2018 में पूरा किया। जब मेरे शादी के 50 साल पूरे हुए
तो मैंने एक पुस्तक मेरी पत्नी को भेंट की, एक सफर हम सफर के साथ, एक सफर हम सफर के साथ। और हमने उस पुस्तक में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फंक्शन किया, 50 जोड़े बुलाए हमने उनके जिनके 50 साल पूरे हो गए थे शादी के, और हमने कहा चिंतन करो, शादी हैप्पीनेस के लिए होती है और आदमी शादी के बाद दुखी क्यों हो जाता है, हैप्पीनेस गायब क्यों हो जाती है। तो उसमें आईएएस अफसर भी थे रिटायर्ड, कलराज मिश्र भी थे, हुक्मदेव नारायण यादव भी थे, मजदूर भी था, लेबर भी था, केरला का जोड़ा भी था, बंगाल का जोड़ा भी था, कश्मीर का जोड़ा भी था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर प्रांत का जोड़ा था। 50 जोड़े थे वो, और हर कैटेगरी के थे। उनका 5 घंटे लेक्चर चला, सबका अलग अलग। मेरा भी चला, मेरी पत्नी का भी चला, हुक्मदेव जी का भी चला, कलराज जी का भी चला, भूरेलाल जी बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं, उनका भी चला, उनका भी चला, मिलिट्री के लोग थे उनका भी चला, पसाई साहब हमारे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी चला, उनको 50 साल हो गए थे, 50 साल से पहले वाले एलिजिबल नहीं थे उसमें बोलने के लिए, सबका चला। सारांश ये था कि हमने शादी को भौतिक मान लिया, जबकि शादी भौतिक है नहीं, दिव्य है। तो फिर दूसरी पुस्तक आई मेरी, जिसमें संकलन है, इनका आर्टिकल है, दिव्य पथ दाम्पत्य का। तो एक सफर हम सफर के साथ वो फेमस हो गई। अभी आज तक वाले संजय सिन्हा है ना, उनकी पत्नी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद और कर दिया, तो साउथ में भी चलेगी। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ने 100 कॉपियां मांगी है कि यार वो दीजिए एक सफर हम सफर के साथ, जो अंग्रेजी अनुवाद देश के पति वो पढ़ना चाहते हैं किताब। यही बात होगी। तो पत्नियों का योगदान जीवन में बहुत होता है और वो छिपी हुई बेरोजगारी की तरह रह जाती है। मैंने उजागर किया हिम्मत करके, और आज आपने भी यहां याद किया, इसलिए मेरा खून भी बढ़ गया और मैं तो पत्नी को धन्यवाद भी दूंगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और यहाँ मौजूद रहकर बहुत से ऐसे मुद्दे थे, सवाल थे, उनके जवाब देने के लिए एक बार जोरदार तालियां केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कौशिक सर, थैंक यू।